पीछा तू पळयिना खेळायला रोज नवा खेळा आता ही नाग आई तू खेळा आता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई हुई एक बेहतरीन मिस्ट्री मूवी लपा छपी यानी लुका छुपी के बारे में, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था विशाल फूरिया ने और जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हैं। और अगर बात करूं कहानी की, तो दोस्तों इस फिल्म को समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, जिसका रीज़न था इसका मराठी भाषा में होना। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे एक दोस्त शुभम मोरांकर को, जो आपकी तरह ही इस चैनल के एक व्यूअर हैं और जिनकी मदद से मैं इस कहानी को आप तक लाने में सक्षम हो पाया। तो चलिए भाषाओं की सीमा को तोड़ते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी शुरू होती है एक खेत से, जहां हम एक गर्भवती महिला को किसी से डरकर भागता हुआ देखते हैं, जो अचानक भागते भागते रास्ते में गिर जाती है और उसके गिरते ही वहां पर 3 छोटे बच्चों का आगमन होता है, जो आकर उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। और इतना कहकर वो बच्चे उसे एक चाकू देते हैं, जिसे देखते ही वो महिला डर के मारे कांपना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद वो खुद ब खुद उस चाकू से अपना पेट काट कर रख देती है। यहाँ ये सीन एक दर्दनाक चीख के साथ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अब कुछ सालों बाद इस कहानी में नेहा और तुषार नामक 2 नए किरदार जुड़ जाते हैं, जो कि दरअसल रिश्ते में पति पत्नी थे। और नेहा जो 8वें महीने के गर्भ से है, लेकिन आज फिर भी ऐसी हालत में तुषार उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था, जिसका रीज़न ये था कि तुषार ने किसी से कर्ज लिया था, जिसे चुकता न कर पाने की वजह से उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मारा था। और शायद इसी डर की वजह से आज तुषार अपने साथी भावराव की मदद से नेहा को लेकर वहां से भाग रहा था, जहां भावराव उन्हें शहर से दूर अपने गांव लेकर चल देता है, ताकि तुषार जब तक अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व न कर ले, वो दोनों उसके यहाँ कुछ दिन महफूज रह सकें। हालांकि नेहा तुषार के इस फैसले से परेशान थी, लेकिन वो तुषार को सही सलामत भी देखना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ ऐसी हालत में जाने के लिए राजी हो जाती है, जहां कुछ घंटों के सफर के बाद वो सभी उस गांव में दाखिल होते हैं और भावराव उनको वहां से अपने घर तक पहुंचने का एक कच्चा रास्ता बताता है, जो उन्हें खुद पैदल चलकर काटना था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहां मौजूद एक गाँव वाला नेहा को बड़ी ही अजीब तरह से घूर रहा था, जिसे देखते ही भावराव उसे फौरन डांटकर वहां से भगा देता है और उन्हें बताता है कि वो गांव का बस एक पागल इंसान है, जो दिन भर यहाँ वहां भटकता रहता है। और इतना कहकर वो उस गाड़ी को ठिकाने लगाने चल देता है, जहां उसके जाते ही वो दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस खेत के बीचों बीच उस घर को ढूंढना उन दोनों को जितना आसान लग रहा था, वो उतना आसान था नहीं। इसलिए तुषार अब नेहा को एक जगह आराम करने के लिए कहते हुए उस घर को अकेले ही ढूंढने निकल पड़ता है, जहां काफी देर तक नेहा उसका इंतजार करती है और उसे वापस आता ना देख वो चिंतित होते हुए खुद उसकी तलाश में निकल पड़ती है। जहां उसे ढूंढने के दौरान उसे खेत के बीचों बीच एक सुनसान घर दिखाई देता है, जो काफी पुराना होने की वजह से उस नए जमाने की नेहा को काफी डरावना लग रहा था। और उस घर की ऐसी हालत देख उसे ये समझते देर नहीं लगती कि वहां बरसों से कोई नहीं रहता होगा। अब जैसे ही वो पलटती है कि तभी अचानक उसका सामना एक बूढ़ी औरत से होता है, जिसे देखते ही वो बुरी तरह से घबरा जाती है। और हम देखते हैं कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि भावराव की पत्नी तुलसी थी, जो अपने पति के कहने पर उन दोनों का ख्याल रखने के लिए वहां पर आई थी। अब शाम होते ही सब मिल बैठकर खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, जहां इसी दौरान नेहा तुलसी से पूछती है कि क्या वो दोनों यहीं रहते हैं, जिसके जवाब में तुलसी नेहा को बताती है कि उन्होंने इस जगह को आज से लगभग 10-12 साल पहले ही छोड़ दिया था, जहां आज फिर से इस घर को सिर्फ उनके लिए ही खोला गया है। साथ ही वो उसे बताती है कि उस दूसरे कमरे में भाऊराव का छोटा भाई केदार राव रहा करता था, जिसके गुजर जाने के बाद ही उन्होंने इस घर को छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन वो नेहा को ये नहीं बताती कि आखिरकार केदार राव की मौत कैसे हुई थी। खैर, इस सवाल का जवाब हमें आगे की कहानी में मिलेगा। अब खाना खत्म होते ही तुलसी कल वापस आने की बात कहते हुए उन दोनों से विदा लेती है, जहां उसके जाते ही
वो दोनों पति पत्नी आपस में बात करना शुरू करते हैं, जहां उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि तुषार अपने स्वभाव के चलते हर किसी से बड़ी ही जल्दी घुल मिल जाता था और शायद इसी वजह से उसे नेहा को भी अपनी जिंदगी में लाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। अब दूसरे दिन की सुबह होते ही नेहा देखती है कि तुलसी वहां पर सारा काम कर रही है। अब क्योंकि वो दोनों शहरी लोग थे, इसलिए भावराव उन्हें अपना खेत देखने के लिए कहता है और नेहा जैसे ही रेडी होकर बाहर निकलती है तो उसे अपने कमरे में मौजूद एक रोशनदान दिखाई देता है, जिसे देखने की चाह में वो एक कमरे तक जा पहुंचती है। और जैसे ही वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उसका सामना एक बार फिर से उस घर के वीराने से होता है, जहां उसकी नज़र वहां से सटे हुए एक रास्ते पर पड़ती है, जिसका पीछा करते करते वो एक पुराने कुएं तक जा पहुंचती है। ये सारी चीज़ें नेहा को बहुत अजीबोगरीब लग रही थीं, लेकिन तभी उसकी सोच को और गहरा करने का काम तुषार से होता है, जो उसे एक दिन के लिए अकेला छोड़कर शहर जाने की बात करता है। हालांकि नेहा इस बात से बहुत नाराज होती है, लेकिन तुषार उसे यह कहकर मना लेता है कि वो बस अपने घर और बिजनेस का जायजा लेकर एक दिन में ही वापस आ जाएगा। अब तीसरे दिन की सुबह होती है, जहां नेहा अभी भी तुषार के अकेले जाने से बहुत परेशान थी, जिसके चलते वो बाहर काम कर रही तुलसी के पास आकर बैठ जाती है, जहां उसे देखते ही तुलसी को ये समझते देर नहीं लगती कि उन दोनों का पिछली रात किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो उसका मन बहलाने के लिए उसे एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक कौवा एक हरे भरे पेड़ पर रहा करता था, लेकिन एक दिन एक जहरीला सांप उस पेड़ पर अपना बसेरा डाल लेता है, जहां उसकी नज़र सिर्फ उसके अंडों पर थी और इसके बावजूद भी वह कौवा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब उसी पेड़ पर एक चिड़िया अपना घर बनाती है और इस बात का फायदा उठाते हुए कौवा एक दिन बड़ी ही चालाकी से अपने अंडों की अदला बदली उस चिड़िया के घोंसले से कर देता है, जहां अगले दिन वो सांप उस चिड़िया के अंडों को खा जाता है और कौवा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाता है। अब ऐसी अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद नेहा एक गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार तुलसी ने उसे ये कहानी क्यों सुनाई और इस कहानी का उसकी परेशानी से क्या वास्ता था। खैर, अब सारा दिन तुलसी एक माँ की तरह नेहा का ख्याल रखते हुए नजर आती है, जहां शाम होते होते वो अपनी ममता के चलते उसे एक साड़ी भी पहनने को देती है। और उसके जाने के बाद हम एक बार फिर से उन दोनों पति पत्नी को बात करता हुआ देखते हैं, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि तुषार को हमेशा से एक लड़का चाहिए था, लेकिन नेहा उसे ये कहकर चुप करा देती है कि लड़का हो या लड़की, वो उनके ही प्यार की एक निशानी है। और हैरानी की बात यह थी कि उनकी इन बातों को वहां कोई चुपके से सुन रहा था। अब चौथे दिन की सुबह होती है और जैसे ही नेहा घर के बाहर कदम रखती है कि तभी उसका सामना उस महिला से होता है जिससे हमारी इस कहानी का आगाज हुआ था। और इससे पहले कि वो उससे कुछ बात करती, तुलसी वहां पर आकर उसे बताती है कि वो महिला दरअसल उसके बेटे प्रताप राव की बीवी लक्ष्मी है, जो सालों पहले उसकी तरह उम्मीद से थी। और घर के सभी लोग इस बात से बेहद खुश थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते 8वें महीने में उसका पैर फिसल जाने के कारण वो अपने पेट के बल नीचे गिर गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्हें उसका पेट काटकर मरे हुए बच्चे को निकालना पड़ा। जहां लक्ष्मी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और तब से उसने अपनी जुबान पर एक ताला लगा लिया। अब उस दिन नेहा को तुलसी का एक अलग रूप देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा बर्ताव वो उसके साथ कर रही थी, ठीक उसका उल्टा बर्ताव वो लक्ष्मी के साथ करते हुए नजर आती है। जहां इसी बीच हम लक्ष्मी को भी देखते हैं, जिसकी नजरें शायद नेहा से कुछ कहना चाह रही थीं, मगर तुलसी जब ये देखती है वो फौरन लक्ष्मी को भला बुरा कहते हुए उसे वहां से भगा देती है। तुलसी के इस रूप से नेहा काफी हैरान हो जाती है, लेकिन उस शाम वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए तुलसी उसे वापस आने की बात कहते हुए अपने घर चली जाती है। जहां कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पहले तो उसे लगता है कि दरवाजे पर लक्ष्मी होगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसके अलावा वहां कोई और नहीं था, जिसके चलते वो जैसे ही वापस मुड़ती है कि तभी अचानक हम एक बच्चे को वहां से भागता हुआ देखते हैं, जिसकी आवाज सुनकर नेहा जैसे ही उसके पीछे जाती है कि वो तुलसी को बाहर खड़ा हुआ पाती है, जहां उसके मुंह से सच्चाई सुनकर वो उल्टा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो आज एक बच्चे को प्यार दिखाएगी तो कल उसकी देखा देखी में 2 और आ जाएंगे, इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि वो उन बच्चों से दूर ही रहे। जिसे सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप सोने चली जाती है। जहां आधी रात होते ही
नेहा की नींद अचानक खुलती है। तुलसी उसके पैरों के पास बैठी हुई थी, जैसे कि वो उसका पहरा कर रही हो। खैर, जैसे तैसे वो रात कटती है और 5वें दिन की सुबह के साथ एक बार फिर से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जहां इस बार नेहा को वही बच्चा दिखाई देता है जो उसे पिछली रात घर के अंदर दिखाई दिया था। अब जैसे ही वो उसका पीछा करती है तो उसे उसके साथ 2 और बच्चे दिखाई देते हैं, जो एक रेडियो के साथ वहां पर खेल रहे थे। लेकिन उसके वहां पर आते ही वो उस रेडियो को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे ही नेहा उसे ऑन करती है तो उसे किसी औरत की आवाज में एक गाना सुनाई देता है, जहां इसी बीच वो तीनों बच्चे उसके साथ लुका छुपी खेलना शुरू करते हैं। और जैसे वो उन्हें पकड़ने वाली होती है कि तभी अचानक एक अनजान औरत वहां पर आकर उन बच्चों के साथ गायब हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तुलसी उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचती है, जो उसके हाथों में वो रेडियो देखकर उसे ये कहकर फटकार लगाती है कि वो उसके मना करने के बावजूद भी उन बच्चों के साथ घुल मिल रही है। और इतना कहकर वो उस रेडियो को फेंक देती है, जहां उसका ऐसा करना नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और उन दोनों के बीच में काफी कहासुनी होती है, जिसके चलते तुलसी उसे यहाँ तक कह देती है कि उसके पति को हमेशा एक लड़का चाहिए था, मगर उसकी कोख में तो एक लड़की पल रही है। अब ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर नेहा काफी डर जाती है और घबराते हुए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन उसी रात जब तुषार शहर से वापस आता है तो हम देखते हैं कि नेहा उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती, उल्टा तुलसी नेहा को कसूरवार ठहराना शुरू कर देती है। जहां नेहा इसका विरोध करते हुए तुषार को सच बताने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे तुलसी से माफी मांगने के लिए कहता है। जहां उसकी इज्जत रखने के लिए नेहा को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ती है। और उसके जाते ही वो तुषार से अपने दिल की बात साझा करते हुए दिखाई देती है, जहां उसे ऐसा लगता है कि तुलसी उसके बच्चे को उससे छीनना चाहती है, क्योंकि उसकी बहू लक्ष्मी को कभी बच्चा नहीं हो सकता था। तुषार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेहा अपने बच्चे को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए वो दोनों रातों रात वहां से जाने का फैसला करते हैं। और अपना सामान लेकर जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक भावराव तुषार पर हमला कर देता है। जहां इसी बीच तुलसी भी मौका पाकर नेहा को बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को तुलसी की दी हुई साड़ी में किसी तरह की पूजा में बैठा हुआ पाती है। और हम देखते हैं कि वो पुजारी कोई और नहीं बल्कि वही पागल इंसान था, जिसे कहानी की शुरुआत में भावराव ने डांट कर भगा दिया था, और जो नेहा को 3 उंगलियों का इशारा करते हुए दिखाई देता है। अब इसका क्या मतलब था, ये हमें आगे की कहानी में जानने को मिलेगा। अब पूजा खत्म होने के बाद तुलसी नेहा को उसके बिस्तर से बांध देती है और उसे एक और कहानी सुनाना शुरू करती है, जहां सालों पहले भावराव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी नामक एक औरत से हुई थी। और उस वक्त तुलसी के 4 बच्चे थे, जिसमें 3 छोटे और एक सबसे बड़ा लड़का प्रताप राव। लेकिन कावेरी के घर पर आते ही वो तीनों छोटे बच्चे उसके इशारों पर नाचने लगे थे, जहां उन्हें अपना ज्यादातर वक्त उसके साथ बिताना अच्छा लगता था। लेकिन थोड़े समय बाद जब कावेरी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उन तीनों का लगाव उसके साथ और बढ़ गया, जिसके चलते वो कावेरी को ही अब अपनी माँ समझने लगे थे। मगर तुलसी को ये सब बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपने पति के जरिए केदार राव को उसे समझाने भेजा, जिसके चलते उनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ और कावेरी ने गुस्से में आकर अपने पति की हत्या कर दी, जहां उसने उसी चाकू से अपना पेट और गला भी काट लिया था, जिसके चलते उसकी आत्मा ने उस घर के साथ साथ उन बच्चों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। और एक दिन उनकी लाश उसी पुराने कुएं से बरामद हुई, जिसे नेहा ने कुछ दिन पहले देखा था। अब इस घटना के कुछ वक्त बाद तुलसी के बड़े बेटे प्रताप राव की शादी लक्ष्मी से होती है, जो अपने 8वें महीने में कावेरी के इंतकाम का शिकार बनती है। लेकिन वारिस की चाहत में तुलसी प्रताप राव की 2 बार फिर से शादी करवाती है, जहां उनका भी वही हश्र होता है जो लक्ष्मी का हुआ था। इसलिए तुलसी अब एक बड़े तांत्रिक की मदद लेती है, जो उसे बताता है कि अगर कोई गर्भवती महिला 3 दिन और 3 रात इस जगह पर बिताते हुए अपने बच्चे को बचाएगी तो कावेरी का साया इस घर से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो शायद अब आपको उन 3 उंगलियों का रहस्य समझ में आ गया होगा। खैर, अब अपना वंश बढ़ाने के लिए तुलसी एक बार फिर से प्रताप राव की शादी करवाती है और उन्हें कावेरी के साए से बचाने के लिए गांव से बहुत दूर एक शहर में भेज देती है, जहां इत्तेफाक से नेहा और तुषार भी उसी वक्त वहां पहुंचते हैं।
जब प्रताप राव की बीवी को भी एक बच्चा होने वाला था। और उसकी कहानी खत्म होते ही नेहा को अब समझ में आता है कि आखिर उस कौवे और सांप की कहानी का असली मतलब क्या था। यानी अगर उसने अपने बच्चे को बचाया तो तुलसी को भी अपना वंश बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। जहाँ इसी सोच में वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और अगले दिन की सुबह जब नेहा की आंख खुलती है तो उसे तुषार का चेहरा दिखाई देता है और हम देखते हैं कि वो उसे ढूंढने के लिए जैसे घर से बाहर निकलती है तो उसे अपने पैरों के पास वही रेडियो दिखाई देता है जो उसने उन बच्चों के पास देखा था। और उसमें बज रहे गाने को सुनकर वो घबराते हुए वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर से वही छोटा बच्चा दिखाई देता है जो अक्सर उसके साथ खेला करता था। अब वो लड़का उससे कहता है कि नेहा के पेट में एक लड़की पल रही है और वो लोग उसे भी ले जाएंगे। और इतना कहकर वो बाहर की ओर भाग जाता है, जहाँ नेहा भी उसका पीछा करते हुए दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि वो उसका पीछा करते करते वापस उस कुएं तक पहुंच जाती है, जहाँ वो बच्चे उसे देखकर उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब ये सब देख नेहा जैसे उस कुएं के पास पहुंचती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता और इसे अपने मन का एक वहम समझकर वो वापस तुषार को ढूंढने में जुट जाती है। और हम देखते हैं कि वो जितना उसे ढूंढने की कोशिश करती अंत में घूम फिर कर वापस वहीं पहुंच जाती, जहां उसे ऐसा करते करते अब शाम हो चुकी थी और वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसे तुलसी और भाऊ राव के वापस आने का शोर सुनाई देता है और वो डर के मारे खुद को घर के पिछले कमरे में बंद कर लेती है, जहां वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो दरअसल नेहा को नहीं बल्कि वहां मौजूद एक दूसरी औरत को ढूंढ रहे थे, जो उसकी तरह ही उन लोगों से छुपकर वहां बैठी हुई थी। और इससे पहले कि नेहा को समझ पाती, वो लोग उस औरत को ढूंढकर उसे जिंदा जला देते हैं। जहां ये सब देख वो बुरी तरह से घबरा जाती है, मगर जल्दी उसे एहसास होता है कि वो बस उसके मन का एक वहम था। जहां इसी बीच उसे फिर से वही रेडियो दिखाई देता है और फिर अब इन सारी चीजों से डरते हुए वो एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वो एक भूल भुलैया में फंस चुकी थी, जहां से निकलने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई देती है, मगर हर बार की तरह उसे निराशा ही हाथ लगती है, जिसके चलते वो अंत में थक हार कर वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन अगली सुबह होश में आते ही उसे याद आता है कि उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, जो उसके साथ साथ उसके होने वाले बच्चे के लिए भी हानिकारक था। इसलिए मजबूरन उसे रसोई घर में जाकर बचा हुआ बासी खाना खाना पड़ता है। जहाँ इसी दौरान उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है और जैसे वो उसे देखने के लिए खिड़की के पास पहुंचती है कि तभी अचानक उसे अपने सामने लक्ष्मी दिखाई देती है, जो कि दरअसल पेट से थी और एक चाकू की मदद से वो अपना पेट काट कर रख देती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे फिर से वहां दो और महिलाएं दिखाई देती हैं, जो ठीक लक्ष्मी की तरह ही अपने पेट पर चाकू चलाते हुए नजर आती हैं। जहां उनके ऐसा करते ही तुलसी अपने बेटे प्रताप राव के साथ वहां आकर उन दोनों महिलाओं की हत्या करवा देती है। अब इन सारी बातों का मतलब समझने के लिए नेहा उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है। जहां इसी बीच उसे फिर से वो बच्चे दिखाई देते हैं और उनका पीछा करते हुए वो घर के बाहर आ जाती है, जहां उसकी नजर एक बार फिर से वहां रखे हुए उस रेडियो पर पड़ती है। और फिर आले 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 हम देखते हैं कि कावेरी उन बच्चों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही थी। जहां इसी दौरान वो उन्हें बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और इतना कहकर वो चुपचाप नेहा की तरफ पलटती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे तुलसी ने अपने बेटे के साथ मिलकर जिंदा जला दिया था। अब इसी दौरान तुलसी केदार राव के साथ वहां आ पहुंचती है और उसे उसके पेट में पल रही बच्ची के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो कावेरी से कहता है कि अगर लड़की हुई तो उसे मरना होगा। और इतना कहकर वो उस पर हमला कर देता है। अब नेहा को कावेरी एक बार फिर से उस कमरे के बाहर दिखाई देती है जहां उसे जिंदा जलाया गया था, और वो नेहा को भी एक चाकू देते हुए उसे भी अपने बच्चे को मारने का इशारा करती है। लेकिन इसी बीच नेहा की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि दरअसल वो एक सपना ले रही थी, जहां इस तरह एक और भयानक दिन का अंत होता है। अब 8वें दिन की सुबह होते ही उसकी नज़र अपने सामने बैठी हुई तुलसी पर पड़ती है, जो उसे खुशखबरी देती है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है और जो इस वक्त उसके बेटे प्रताप राव के साथ खेल रही है।
अब इतना सुनते ही वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए निकल पड़ती है, जहां उसकी तलाश एक बार फिर से उस कुएं पर जाकर खत्म होती है। मगर इसी दौरान भाऊराव वहां आकर उसे कहता है कि इस बलिदान के बाद उनकी फसल इस साल और भी अच्छी होगी। और उसके ये कहते ही प्रताप राव उस बच्ची को कुएं में फेंक देता है, जहां पहली बार नेहा को उसका चेहरा दिखाई देता है। लेकिन इस बात की परवाह न करते हुए वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस कुएं की तरफ भागती है, जहां इस बार उसे पानी की जगह उन बच्चियों की लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन इसी बीच नेहा को एक बार फिर से होश आता है और हम देखते हैं कि वो बस उसके मन का एक वहम था, जिसके चलते वो फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है। मगर भागते भागते उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर थक कर बैठ जाती है, जहां हम एक बार फिर से इस कहानी को शुरू होता हुआ देखते हैं। लेकिन इस बार उन बच्चों का शिकार लक्ष्मी नहीं बल्कि नेहा थी, और जो उसकी तरह ही अपने बच्चे को मारने से इनकार करती है। लेकिन तभी अचानक और कावेरी के आते ही वो अपना कंट्रोल खो देती है, और जैसे वो अपने पेट पर चाकू मारती है कि तभी अचानक हम देखते हैं कि अगली सुबह हो चुकी थी, जहां उसे ढूंढते हुए तुषार उसके पास आ पहुंचता है और उसे आकर बताता है कि 3 दिन और 3 रात पूरे होने की वजह से आखिर उन लोगों ने उसे छोड़ दिया है। मगर इसी दौरान तुलसी और भाऊराव भी वहां आ जाते हैं, और उनके वहां आते ही हमें नेहा का एक अलग रूप देखने को मिलता है, जहां वो तुलसी को उसकी तरह ही एक मजेदार कहानी सुनाती है और एक के बाद एक उनकी सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाना शुरू करती है। तो दोस्तों, दरअसल तुलसी ने नेहा को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी सुनाई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका परिवार हर साल अच्छी फसल के लिए एक वाहियात प्रथा का आदी बन चुका था, जहां वो इसके लिए हर साल नवजात लड़कियों की बलि दिया करते थे, और जिसका शिकार उनके परिवार की लगभग हर महिला को होना पड़ा था। मगर उस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि कावेरी के गर्भ में एक लड़की पल रही है, और केदार राव उसे अपनी परंपरा निभाने की बात कहता है। मगर कावेरी इसका विरोध करते हुए उसे साफ इनकार कर देती है, जिसके चलते वो उन बच्चों के सामने ही उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, जिसे देख उनमें से एक बच्चा उसे बचाने के लिए एक चाकू देता है। और हम देखते हैं कि उस हाथापाई के दौरान वो चाकू गलती से केदार राव को लग जाता है, जिसके चलते उसकी फौरन मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी बीच तुलसी वहां आ पहुंचती है, जो आते ही इस गलतफहमी का शिकार हो जाती है कि कावेरी ने ही जानबूझकर अपने पति की जान ली है। और जब वो इस बात की खबर अपने पति और बेटे को देती है, तो वो सब एक साथ मिलकर उसे जिंदा जला देते हैं। जहां कुछ दिन बाद वो बच्चे भी कावेरी की याद में तड़पते हुए उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और तब से लेकर आज तक कावेरी उन बच्चों की मदद से उनके परिवार में जन्म लेने वाली हर लड़की को उनकी वाहियात प्रथा का शिकार होने से बचा रही थी। लेकिन जब लक्ष्मी के साथ साथ वो दोनों महिलाएं भी उसकी बात को समझ ना सकीं, तो उसे मजबूरन उन बच्चियों की जान लेनी पड़ी, जिसके चलते उनके साथ साथ नेहा को भी उसका सामना करना पड़ता है। मगर वो उसे ये कहकर रोक देती है कि वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाकर उसे और उसकी बेटी को जरूर इंसाफ दिलवाएगी। अब ये सुनकर वो दोनों पति पत्नी उसे अपनी जुबान बंद रखने की हिदायत देते हैं, ताकि उनका बड़ा बेटा प्रताप राव लक्ष्मी की तरह ही उसकी जान को भी बख्श दे। मगर नेहा इस बात की परवाह न करते हुए उस आखिरी कड़ी को भी जोड़कर रख देती है, जहां हमें पता चलता है कि प्रताप राव कोई और नहीं बल्कि वहां खड़ा हुआ तुषार ही था, जिसके साथ मिलकर उन दोनों ने सभी हत्याओं को अंजाम दिया था। और उनकी तीसरी बहू कोई और नहीं बल्कि खुद नेहा ही थी, जिसकी मुलाकात कुछ महीनों पहले ही तुषार से उस शहर में हुई थी, और जो उसे 8वां महीना लगते ही अपनी परंपरा के चलते वापस उस गांव में लेकर आया था। अब उनका पर्दाफाश करते हुए वो अपनी बच्ची के साथ जैसे ही उस घर से बाहर निकलती है कि तभी अचानक तुषार उसे मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच लक्ष्मी पहली बार अपनी आवाज उठाते हुए उन सभी की हत्या कर देती है, और इस तरह उनके वंश के साथ साथ उस वाहियत प्रथा का भी सफाया हो जाता है। जहां हम एक आखिरी बार नेहा को फिर से उस भूल भुलैया में फंसा हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार वो तीनों बच्चे उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, जिसके चलते वो उस दलदल से निकलने में कामयाब हो जाती है, और इस तरह इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म हमारे दिलों में एक गहरी छाप छोड़ते हुए एक दहशत रूपी माहौल के बीच ममता, इंसानियत और समाज की ऐसी दास्तान सुना जाती है जो हमें अक्सर सुबह के न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। और अगर बात करें कहानी की, तो हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जो सुख के साथ साथ आज अपने पति के दुख में भी शामिल होते हुए नजर आती है, जहां वो बिना कोई सवाल किए उसके साथ एक ऐसी जगह पहुंचती है
जो शायद उसकी दुनिया बदलने वाली थी। और हम देखते हैं कि उस गांव में पहुंचकर उसे एक ऐसे परिवार का अपनापन नसीब होता है जो एक माँ बाप की तरह उसका ख्याल रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन जल्दी उसका सामना उस घर के एक अतीत से भी होता है जहां वो उसके दरवाजों को खोलते हुए उसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश करती है। लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए उस घर के सभी लोग एक के बाद एक कहानी बनाना शुरू करते हैं। मगर इतिहास गवाह है दोस्तों कि सच को जितना दबाया जाए वो उतनी ही जल्दी उभर कर सामने आता है, जिसके चलते वो पहली बार उन लोगों के असली चेहरे से रूबरू होती है और देखते ही देखते वो घर अपनी असली कहानी खुद ब खुद बयान करना शुरू करता है, जहां इस बार उसके असली किरदार एक के बाद एक उसके सामने आना शुरू होते हैं, जिसके चलते वो खुद को एक भूल भुलैया में फंसा हुआ पाती है और उससे निकलने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई देती है। मगर ममता रूपी बेड़ियां उसे हर दिन लाचार और कमजोर बना रही थीं, जिसका खामियाजा उसके साथ साथ उस घर की कई औरतों को भी चुकाना पड़ा था, जहां एक अंधविश्वास के चलते वो उन हैवानों का शिकार बन चुकी थी जो अपनी एक घटिया सोच के चलते इंसानियत की सारी हदों को पार कर चुके थे। लेकिन शायद इस बार उनके पापों का वो कुआं भर चुका था, जिसके चलते वो उनकी इस प्रथा का शिकार होने से तो बच जाती है, मगर उस घर के 9 दिन शायद उन 9 महीनों के बराबर बन जाते हैं जिसकी पीड़ा उसे हर पल हर घड़ी महसूस हुई थी। जहां इस बार वो अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उस समाज को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो समाज हर बार की तरह इस बार भी उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, जिसे देख पहली बार एक बेजुबान अपनी आवाज को उठाते हुए उस समाज से भिड़ जाती है ताकि उसके साथ जो हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। जहां अंत में उसका ये सफर हमसे बस यही सवाल कर जाता है कि ख्वाबों का रंगीन होना क्या एक गुनाह है? औरत का फिर ज़हीन होना क्या एक गुनाह है? कायरता समझते हैं लोग अक्सर इस ममता को, जुबान से फिर शालीन होना क्या एक गुनाह है? खुद की ही हमें लग जाती है शायद ये नज़र, हसरतों का फिर हसीन होना क्या एक गुनाह है? लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सर हमें पानी की तरह, आंसुओं का फिर बहना क्या एक गुनाह है? दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में इस जहां से, औरत का फिर औरत होना क्या एक गुनाह है? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई विचार या सवाल हैं इस मूवी को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा काम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त और हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।